हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम जो है एरिक्सन की थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मतलब लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको एरिक्सन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिससे मुझे डिमांड आई कि मैम इसकी थ्योरी भी करा दो। तो आज जो है हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जो एरिक्सन है इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो दिया था। और जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, यही चीज़ हमें पढ़नी है। एरिक एरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। क्या कहते हैं कि जो एरिक एरिक्सन है उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि जो बच्चे हैं और जो किशोर हैं वो जो है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी किस तरीके से डेवलप करेंगे और जो हमारा समाज है वो किस तरीके से उनको ये पहचान बनाने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो इनका ये सिद्धांत था, इसमें व्यक्तिगत, सामूहिक और कल्चरल या फिर सोशल डेवलपमेंट को जो है वो ऐड किया गया है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को जो है मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में जो है पूरे जीवन अवधि में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया है। तो इसीलिए जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको लाइफ स्पैन थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो एरिक एरिक्सन है उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था कि जो बच्चे और जो किशोर हैं वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करेंगे और जो ये समाज है वो इनकी कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को पूरे जीवन चक्कर में इसको डिवाइड किया। मतलब कि उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई और उन 8 अवस्थाओं में उन्होंने पूरे एक बच्चे की, एक किशोर की, एक वृद्धावस्था की, मतलब सारी अवस्थाओं के बारे में जो है उन्होंने बताया। तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? लाइफ स्पैन थ्योरी भी जो इसको कहा गया। ठीक है, एरिक्सन के सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में विकास की जो है वो 8 अवस्थाएं होती है। प्रत्येक अवस्था में जो है वो एक क्या होता है, साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है, जिसे एरिक्सन ने क्या कहा? क्राइसिस कहा। लेकिन ये क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस नहीं है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स आ गई या ये आ गई, नहीं। ये क्राइसिस कैसा था, इससे जो है जो बच्चा है या किशोर है वो उससे क्या होगा, उसकी जो अंत्य शक्ति है और वो क्या होगी, डेवलप होगी और जो उसकी उच्च संवेदनशीलता को ये मतलब कि प्राप्त करने में हेल्प करेगी या प्राप्त करने की ये क्या होगी, एक आरंभ बिंदु होगा। जितना ही अच्छे ढंग से जो है व्यक्ति उस संकट का सामना करता है उतना ही जो है उसका व्यक्तित्व स्वास्थ्यकर होगा। मतलब कि उसका जो पर्सनालिटी है या उसकी जो क्या है उसका व्यक्तित्व है, ठीक है, वो कैसा होगा, हेल्दी होगा। प्रत्येक अवस्था के लिए उसने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्ष रखे। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, जो ये एरिक्सन की थ्योरी है ये 2 तरीके से आगे बढ़ती है, एक तो पॉजिटिव वे से और एक नेगेटिव वे से। कैसे आगे बढ़ेगी पॉजिटिव और नेगेटिव वे से? देखो, जब किसी छोटे बच्चे को या किसी को भी, मतलब कि छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा या मतलब कि वो किसी भी स्टेज पर है, जब उसको क्या है पॉजिटिवली तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, किसी के लिए भी ट्रस्ट बिल्टअप होएगा। और जब उसको नेगेटिवली ट्रीट करेंगे या बैडली उसको ट्रीट करेंगे तो बच्चे में क्या होएगा, मतलब कि उसमें ट्रस्ट, मतलब कि मिसट्रस्ट जो है बच्चे में बढ़ेगा। सॉरी, ट्रस्ट नहीं, मिसट्रस्ट। ठीक है, बच्चे में क्या होगा, मिसट्रस्ट होएगा। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होएगा, बूस्ट होने की बजाय क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। मान लो आप अपने आप से लेकर के चलो कि अगर आप दुखी हो या आप रो रहे हो, कोई आपसे आकर के बात करने लग जाए, ठीक है, और आपको समझाए कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होएगी, या आप किसी भी प्रॉब्लम हो कोई आपका साथ दे, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पर आप दुखी हो, कोई और दूसरा व्यक्ति आपको क्या कहे कि तू तो दुखी रहता है, तू तो यही रहता है, इसका तो काम ही है सारा दिन रोने। तो आप क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो आप उस चीज़ को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन ने आपको पॉजिटिवली आपके साथ ट्रीट किया था, ठीक है, आपके प्रॉब्लम को समझा था, तो आप क्या था, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे थे, आपने उस प्रॉब्लम का सामना करने की कोशिश की। तो वही बात एरिक्सन कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो 2 तरीके से सीखते हैं, एक पॉजिटिव वे से और एक नेगेटिव वे से। तो इन्हीं सभी अवस्थाओं का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो कौन सी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
तो एरिक्सन की जो सिद्धांत की जो है ये पहली अवस्था है, इसका जो टाइम है वो जन्म से लेके 1 साल होता है। तो जिन बच्चों को जो है अपने माता पिता या अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों से जो है वो उचित प्यार स्नेह आदि मिलता है, तो उन बच्चों में क्या हो जाता है, ट्रस्ट का भाव विकसित हो जाता है। और दूसरी तरफ जिन बच्चों के माता पिता या उनको जो है दूसरों से अच्छी देख रेख नहीं मिलती, या वो रोते रहते हैं, उनको रोते हुए छोड़ देते हैं, बिलखते हुए छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों में क्या हो जाता है, दूसरों के प्रति अविश्वास जो है वो पैदा हो जाता है, जिससे क्या होगा, वो दूसरों के बारे में शक करेंगे, दूसरों से क्या है उनमें जो है बिना बात का जो है डर बच्चे में आ जाएगा। और जो ये अवस्था होती है ये किस काल में होती है, ये शैशव अवस्था में होती है। ठीक है, ये कौन से काल में होती है, शैशव अवस्था में ये अवस्था होती है। देखो जन्म से 1 साल का बच्चा क्या होता है, शैशव होता है ना, नवजात जिसको हम कहते हैं, इन्फेंट जिसको हम कहते हैं, है ना। तो शिशु में क्या होगा, स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके ज़िंदगी में जो है वो मतलब कि अविश्वास का अनुपात ज़्यादा है या विश्वास की मात्रा ज़्यादा है, मतलब कि ट्रस्ट ज़्यादा है या मिसट्रस्ट ज़्यादा है। अगर ट्रस्ट ज़्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, आगे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मिसट्रस्ट होगा तो बच्चा क्या रहेगा, दब्बूपन रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो जो है एरिक एरिक्सन ने इसका क्या किया, मतलब कि इसमें जो है एक क्राइसिस बताया। वो क्राइसिस क्या था, इसका होप। इसमें जो है एक स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है, एक होप होती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो है इसको आप इसको वर्च्यू भी कह सकते हैं। इसका जो वर्च्यू है वो भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका वर्च्यू क्या हो जाएगा, होप। अगर बच्चा अच्छे से आगे बढ़ रहा है या चाहे बैडली आगे बढ़ रहा है, बच्चे में क्या आएगी, एक आशा आएगी। ठीक है, आशा की उत्पत्ति से आगे चलकर जब शिशु जो है वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वह अपने सांस्कृतिक मूल्य या धर्म आदि में क्या दिखाएगा, आस्था को दिखलाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेज पर आते हैं। सेकंड स्टेज क्या कहती है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, मतलब कि स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक। इस स्टेज पर क्या होता है, इस स्टेज में जो है बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों को क्या करेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा कि यह स्टेज कितने से कितने तक की होगी, 1 से 3 साल तक की होती है। जब बच्चे को जो है अपने माता पिता या देख रेख करने वालों में जो है वो विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसमें वह भाव उत्पन्न होने लगता है कि वो उनके व्यवहार बिल्कुल अपने हैं और व्यवहारों को करने में स्वायत्ता या स्वतंत्रता को वो महत्व देने लगता है। वे अपने से खाना खाना, कपड़ा पहनना या सोच करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। अब वे क्या हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। इस बिंदु पर क्या होता है, माता पिता जो है वो बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। दूसरी तरफ क्या होता है, ये तो था पॉजिटिव वे इसका। अब नेगेटिव वे क्या होगा इसका, कि दूसरी तरफ जो है बहुत ही जो सख्त माता पिता या वैसे माता पिता जो बच्चों को साधारण कार्य को करने में भी क्या करते हैं, डांटते पीटते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या होगा, अपनी एबिलिटी पर क्या होने लग जाएगा, डाउट होने लग जाएगा, है ना। और वे अपने अंदर क्या करेंगे, लज्जा का अनुभव करेंगे। मतलब कि जैसे मान लो सपोज करो 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों को क्या आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है। ठीक है, एक बच्चा वो बच्चा जिसके मम्मी पापा उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, वो तो फट से जाके कह देगा मम्मा कि मुझे टॉयलेट जाना है, इस तरीके से वो जाके बोल देगा। लेकिन वहीं पर एक दूसरा बच्चा जिसके माँ बाप जो है उसकी केयर नहीं करते, तो वो उसमें क्या होगा, वो बच्चा जाके क्या होगा, उसको शर्म आएगी, वो क्या करेगा, वो जाके नहीं बताएगा, उसमें डर रहेगा कि कहीं मम्मी डांट ना दे, कहीं मुझे कुछ बोल ना दे, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ से डर कर रहेगा। तो जब बच्चे में क्या होता है, ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, तो बच्चा क्या है, उस जो संकट जो वो क्राइसिस उसके सामने आया था, तो उसका क्या कर लेगा, सक्सेसफुली उसका समाधान कर लेगा। तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें मनोसामाजिक शक्ति का जन्म होगा। वो कौन सी होगी, विल पावर। तो इसका वर्च्यू क्या बन जाएगा, इस स्टेज का जो वर्च्यू है वो क्या बनेगा, विल पावर जो है उसका वर्च्यू बनेगा। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, बच्चा शक और लज्जा की परिस्थिति में भी खुलकर जो है अपने फ्री चॉइस या अपना सेल्फ रेजिस्टेंट का प्रयोग करके अपने व्यवहार को पालेगा। अब आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज को जो है हम प्री स्कूल ईयर भी मतलब कहते हैं, स्कूल जाने से पहले की अवस्था भी जो है इस स्टेज को कहा जाता है। ठीक है,
यह जो स्टेज होती है इसका टाइम पीरियड होता है 3 साल से 5 साल का जो है इसका टाइम होता है। इसमें क्या होता है, इस अवधि में जो बच्चा है वो हम क्या कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड की ये स्टेज होती है। जब बच्चों में क्या होती है, स्वायत्ता का भाव विकसित हो जाता है, तो वे क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द के वातावरण में एक्सप्लोरेशन जो है वो करना शुरू कर देते हैं। एक सेकेंड ये क्या हो गया, जो है वो एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को जानने में क्या है अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, बच्चे के जो अनेक संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव लीप्स हैं वो उनको दिखाएंगे और वो विकसित हो रही क्षमताओं या बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में क्या है, नए नए खोज करने की प्रेरणा देंगे। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, इनिशिएटिव की संज्ञा जो हम इसको देंगे। तो माता पिता को क्या चाहिए कि वो ऐसे प्रयास करे कि बच्चों को जो है वो बार बार मोटिवेट करते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मतलब बच्चे जो को माँ बाप मान लो मोटिवेट करेंगे, ठीक है, तो बच्चे क्या करेगा, इनिशिएटिव करना सीख जाएगा, है ना। यदि किसी कारण से माता पिता जो है बच्चे के इनिशिएटिव की आलोचना करते हैं तो बच्चा क्या रहेगा, दंडित होकर रहेगा, या बच्चे में क्या रहेगी, गिल्ट की फीलिंग रहेगी। तो उस स्टेज में क्या होगा, जब बच्चों में पहल का अनुपात मतलब कि इनिशिएटिव जो है वो कम होगा, ठीक है, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, जो इसके क्राइसिस जो आएंगे उसका समाधान वो नहीं कर पाएगा। और जो इसका वर्च्यू है वो क्या होएगा, इसका वर्च्यू जो होता है वो होता है पर्पज़, मतलब कि इसमें जो भी बच्चा काम करता है वो किस लिए करता है, पर्पज़ के लिए करता है। कोई भी उसका क्या होता है, पर्पज़ होता है। और इस परिणाम स्वरूप बच्चा क्या हो जाएगा, जब उसका मतलब कि वो इनिशिएटिव करेगा, जब बच्चा इनिशिएटिव लेगा तो वो क्या करेगा, एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को करेगा। मतलब कि बच्चा जो भी काम करेगा उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका गोल होएगा। ठीक है, उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज कौन सी होती है हमारी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी जो है ये हमारी स्कूली अवस्था भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये कितने टाइम से कितने टाइम तक होती है, ये होती है 6 साल से 12 साल की होती है। इस अवधि को जो है हम लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चों में इनिशिएटिव से तरह तरह की जो है वो नई अनुभूतियाँ जो बच्चे को मिल जाती हैं, तो वे क्या करते हैं, वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान को अर्जित करने में या अपने इंटेलेक्चुअल स्किल को सीखने में लगाना शुरू कर देता है। और यहीं से वो क्या बनता है, वे अपनी प्राप्त सफलता और अपनी पहचान से काफ़ी अनकरेज हो जाते हैं। और इस पहलू को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब कि इनका कहने का क्या मतलब है कि जब बच्चे में क्या होएगा, मान लो जब बच्चा इनिशिएटिव करना सीख जाएगा, ठीक है, तो बच्चा जब इनिशिएटिव करेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, तो एक्सप्लोर करके क्या होगा, उसमें न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस आएंगे और वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो और जब उसकी ये कोशिश जो है वो सफल हो जाएगी, जब वो सक्सेस हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो काफ़ी क्या होगा, एनकरेज होएगा। और इसी एनकरेज को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे, परिश्रम कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब बच्चे इस अवस्था में स्कूल में क्या करते हैं, जाते हैं, तो वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताते हैं, स्कूल में ही बिताते हैं। और अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ लगाते हैं, स्कूल में ही लगाते हैं। इसलिए इसमें क्या है, जो उसके टीचर हैं और जो इसके पीयर ग्रुप है उसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मान लो स्टूडेंट के सामने कुछ चैलेंजेस आए और वो चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी मतलब कि कठिन हो, तो उससे क्या होएगा, मतलब कि असफलता हाथ लगेगी और बच्चे में क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी का भाव जो है वो विकसित हो जाएगा। तो उसी तरह से यदि छात्र को जो है ट्रिवियल टास्क मतलब कि जो तुच्छ कार्य हैं उन पर सफलता हासिल हुई, तो उसमें क्या हुआ, परिश्रम का भाव विकसित नहीं हो पाया। मतलब कि इस कहने का क्या मतलब है कि जब स्कूल में बच्चा जब जाता है तो जो वो छोटे छोटे काम करता है उसमें जब बच्चे को सक्सेस मिलती है तो उसमें क्या होगा, परिश्रम की भावना विकसित होगी इंडस्ट्री की। और जब उसको जो वो छोटे छोटे काम है, जो ट्रिवियल से टास्क है, जो बिल्कुल के ना बराबर के जो टास्क है, उनमें भी जब बच्चा सफल नहीं हो रहा तो कैसा भाव उसमें विकसित होएगा, उसमें इन्फीरियरिटी का, कि मैं तो ये भी काम नहीं कर सकता, मैं तो वो भी काम नहीं कर सकता, ऐसी भावना जो है बच्चे में आ जाती है। ठीक है, वायलेंट एंड वायलेंट 90 ने जो है विकास के क्षेत्र में एक अनुक्रमिक अध्ययन किया और पाया कि बुद्धि और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा परिश्रम मात्र अकेला ही बच्चे में बाद में होने वाले
कहाँ गया भाई, होने वाले व्यक्तिगत समायोजन मतलब कि आर्थिक सफलता तथा अंतर्वैयक्तिक संबंध में एक महत्वपूर्ण क्या करता है, भूमिका निभाता है। और सचमुच में यह परिणाम बहुत ही क्या होता है, एनकरेजिंग भी होता है, क्योंकि क्या होता है, यह इस ओर इशारा करता है कि अगर शिक्षक जो है वो छात्रों को चुनौतियों से निपटने में हेल्प करेगा तो ऐसे छात्र जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सी बाधाओं को आसानी से निपट जाएंगे। और जो छात्र परिश्रम बनाम हीनता के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें कौन सा वर्च्यू आ जाएगा, उनमें आ जाएगा कंपिटेंसी की, मतलब वे कहीं भी compete कर जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप छात्रों में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वे वातावरण के साथ ठीक से निपटने में सक्षम है। देखो आपको ना इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद करना है, एरिक्सन की थ्योरी का सिर्फ और सिर्फ जो इसकी नाम है स्टेजेस के, वो नाम याद रखने हैं, और ये कौन सी अवस्था के बारे में, मतलब कि कौन से टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, वो याद रखना है। इसका वर्च्यू क्या है वो याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा डीप इसको इतना याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे पढ़ के बता रही हूँ आपको कि ये होता है, ये होता है, लेकिन आपको इतना डीप याद करने की कोई नीड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, जो इस थ्योरी के जो ये नाम है, जो ये स्टेजेस हैं, एक तो ये याद कर लीजिए कि कितनी स्टेजेस है, 8 स्टेजेस, और इन स्टेजेस के नाम याद कर लीजिए, और इनमें जो है इनके जो वर्च्यू हैं वो आप इनके याद कर लीजिए। बस इतना ही जो है इसके लिए सफिशेंट है। चलो नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, पहचान बनाम भ्रांति, ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। अब बच्चा क्या है, 5वीं अवस्था में पहुंच गया। अब क्या है, उसकी एज कितनी होगी, 12 साल से 18 साल की उसकी जो है एज होगी। अब वो कौन सी एज में आ जाता है, 12 साल से 18 साल की जो एज है उसको हम क्या कहते हैं, टीन एज भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था भी हम कहते हैं। तो क्या होता है, इस अवस्था में किशोर जो है वो यह जानने की कोशिश करता है कि वे कौन हैं, किस लिए हैं, और वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, क्या उनका मकसद है, क्या उनकी पहचान है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस स्टेज को एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा जो वो दी है। किशोरों को जो है वो बहुत सारी नई नई भूमिकाएं करनी होती हैं। मान लो एक वयस्क की स्थिति जो निभानी पड़ती है। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है भिन्न भिन्न राहों का अन्वेषण करना पड़ता है। अगर मान लो किसी कारण से जो किशोर है वो भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण मतलब खोज नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का रास्ता जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मान लो आप 10th 11th क्लास में हो गए, या फिर आप 8th क्लास में हो गए, 9th क्लास में हो गए, आप थोड़ी सी इस स्टेज पर आ गए। अब आप क्या है, अब आप अपनी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको ये करना, आपने अपना एक गोल निर्धारित कर लिया, आपको ये करना है, तो आपको एक पहचान मिल गई। अगर आप यही सोचते रहोगे मुझे क्या करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब इसी कन्फ्यूज़न में रहोगे, तो आप में क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो वही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। जब पहचान भ्रम संभ्रांति के संकट का बच्चे समाधान कर लेते हैं तो उनका जो फिजिकल जो साइकोलॉजिकल वर्च्यू है वो कौन सा बन जाएगा, फिडेलिटी का, मतलब कि कर्तव्य परायणता की संज्ञा जो इसको हम देंगे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, किशोर जो है वो छात्रों में समाज के नियमों का, आदर्शों का जो है उसके अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता उनमें बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये कौन सी अवस्था होती है, ये होती है हमारी 6ठी अवस्था होती है, और इसका जो टाइम होता है वो 20 वर्ष से 30 वर्ष का होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली अडल्टहुड की अवस्था इसको कहते हैं। इस अवस्था में जो है व्यक्ति दूसरों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति में दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होता है तो वह अपने आप को दूसरों के लिए क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। और जो लोग दूसरों के साथ इस ढंग की घनिष्ठता नहीं विकसित कर पाते वे सामाजिक रूप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मतलब कि सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है अकेले रहना, ठीक है। तो उनके लिए क्या हो जाता है, यह उनकी जो ये जिंदगी है उसमें एक अकेलापन छा जाता है। तो इस तरह से इस अवस्था का जो प्रमुख संकट है वो क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का जो संघर्ष है उसमें होता है। और जब लोग इसमें इसका सही समाधान कर लेंगे, इसको सक्सेसफुल कर लेंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, कौन सा उसका वर्च्यू आ जाएगा, लव का वर्च्यू जो है उसमें डेवलप हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे उनमें रोमांस के अतिरिक्त दूसरों के साथ कुछ वादा करने और उसे ईमानदारी व वफादारी से निभाने का गुण जो है वो विकसित हो जाएगा। जो
व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव के संघर्ष का ठीक से समाधान नहीं कर पाते, वे क्या है, वे सामूहिक रूप से अलग और स्नेह एवं प्यार दूसरों को देने व दूसरों से लेने में असमर्थ रहते हैं। मान लो जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतलब कि कुछ अच्छे रिलेशन जो है वो नहीं बना पाते, तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग रह जाएंगे, अलग थलग पड़े रहेंगे इस तरीके से। 7th स्टेज कौन सी है इसकी, वो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मतलब कि जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। अब जो है इस अवस्था में जो है वो कितने साल का हो जाएगा, 40 से 50 साल तक की आयु तक वो पहुंच जाएगा। तो इसको जो है हम मिडिल अडल्टहुड भी कहते हैं। और इसमें क्या हो जाती है, उस इंसान की जो किशोर अवस्था में, जो इस अवस्था में है, उसकी शादीशुदी हो जाती है। अब उसको अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, तो उसको कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो वही जो चीज़ है इसमें कही गई है। इस अवस्था में जो है व्यक्ति में जेनरेटिविटी का भाव उत्पन्न होता है, मतलब कि अगली पीढ़ी में कुछ धनात्मक चीज़ों को अंतरित करने से होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो जेनरेटिविटी है वो व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण या उस समाज के लिए जिसमें वे लोग रहते हैं उसको उन्नत बनाने की चिंता से होता है। ठीक है, थोड़े अधिक विस्तृत अर्थ में अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगी, मतलब कि कुछ प्रोडक्टिविटी, कुछ क्रिएटिविटी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षक जो है अपने छात्रों व उनके उचित शिक्षा दीक्षा के बारे में सचमुच में चिंता दिखाते हैं, तो ये किस चीज़ का उदाहरण हो जाएगा, हमारे जेनरेटिविटी का उदाहरण हो जाएगा। जब व्यक्ति में जन्मात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें क्या आ जाती है, स्टैग्नेशन, मतलब कि स्थिरता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न होगा कि वह अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा, या एक तरह की क्या हो जाएगी, सेल्फ एब्जॉर्प्शन की स्थिति हो जाएगी, जिसमें जो है व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं सुख सुविधा ही सर्वोपरि होंगी। मतलब कि जो स्टैग्नेशन है, जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, इसमें व्यक्ति जो है खुद को ही सब कुछ मानेगा, दूसरों के बारे में नहीं वो सोचेगा, वो खुद को ही सब कुछ मानेगा, अपने बारे में ही सोचेगा। ठीक है, जब व्यक्ति जन्मात्मकता बनाम स्थिरता के संकट का समाधान ठीक से कर लेगा तो उसमें जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो कौन सी होगी, केयर की। ठीक है, इसमें क्या करेगा, वो केयर करेगा, जिसमें व्यक्ति जो है वो दूसरों के कल्याण की चिंता जो है वो अधिक दिखाता है। ठीक है, अब आती है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज कौन सी होती है हमारी, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, इसको ईगो इंटीग्रिटी भी कहते हैं। यह अवस्था जो होती है ये लास्ट स्टेज है और इसमें जो है लगभग 60 वर्ष या इससे ऊपर के होकर जो है मृत्यु तक जो है ये चलती रहती है। अब क्या है, अब ये पॉजिटिव वे से कैसे होगी, मान लो जिस बंदे ने पॉजिटिवली अपनी पूरी लाइफ को जिया होगा तो वो लास्ट में जो क्या होगा, वो सुख की अनुभूति प्राप्त करेगा। और जिसने मतलब कि अकेलापन और बचपन से ही इस तरीके की चीज़ें सही होंगी कि माँ बाप से भी डांट फटकार सही, ठीक है, कन्फ्यूज़न में रहा, सारी चीज़ें नेगेटिवली रही, तो लास्ट में भी क्या होगा, वो इंसान असंतुष्ट रहेगा और अकेला पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी संस्कृति में इस अवस्था को बुढ़ापा की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में जो है व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर, विशेषकर उसमें प्राप्त सफलता या असफलताओं की ओर अधिक जाता है। अगर व्यक्ति जो है अपने पिछले समय का इवैल्यूएशन पॉजिटिव वे से करता है, अर्थात सफलता अधिक एवं असफलताएं कम होने का अनुभव करता है, मीन्स उसने की सक्सेस उसने ज़्यादा पाई है और अनसक्सेसफुल वो कम हुआ है, ये चीज़ तो देखता है, तो उसमें क्या हो जाती है, इंटीग्रिटी का भाव विकसित होता है, अर्थात कि वे अपनी जिंदगी को धनात्मक रूप से, मतलब कि पॉजिटिव रूप से पूर्ण एवं रहने योग्य समझते हैं। यदि मान लो वे ये समझते हैं कि जो उनकी पिछली अचीवमेंट्स है वो नेगेटिव रही, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें निराशा का भाव विकसित हो जाएगा। जब जो है इंटीग्रिटी बनाम निराशा के संकट का समाधान वह ठीक से कर लेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, मैच्योरेशन आ जाएगा। जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, साइको सोशल स्ट्रेंथ जो है उसमें डेवलप होएगी और जो है उसकी बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि भाई लाइफ एडिक्शन क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो दो तरीके से आगे बढ़ती है, एक पॉजिटिव वे से और एक नेगेटिव वे से। पॉजिटिव वे में क्या होता है कि बच्चे में ट्रस्ट आता है, बच्चे में ऑटोनॉमी आती है, वो इनिशिएट करता है, फिर क्या होता है उसमें इंडस्ट्री, मतलब कि वो परिश्रम करता है,
और अपनी आइडेंटिटी बनाता है, फिर वो इंटीमेसी भी मतलब की स्टेज पर पहुंच जाता है, फिर जेनरेटिविटी आ जाती है और लास्ट में क्या हो जाता है, उसको इंटीग्रिटी मिल जाती है। अपनी लाइफ को वो क्या समझता है, संपूर्ण समझता है। और यहीं अगर बच्चे का जो है नेगेटिव हुआ हो तो बच्चे में मिसट्रस्ट हो जाएगा, बच्चा अपने आप में शेम फील करेगा, गिल्टी होएगी, उसको इन्फीरियरिटी की फीलिंग आएगी, वो पूरी लाइफ कंफ्यूज रहेगा, खुद को आइसोलेट करेगा, अकेला पड़ा रहेगा, स्टेग्नेशन आ जाएगी, ठीक है। और वो क्या करेगा, लास्ट में अपने आप को डिसअपियर समझेगा, मतलब कि उसमें निराशावादी के गुण जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब जो है इसके कुछ हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो, एरिक्सन का जो ये सिद्धांत है, इसमें क्या है, बच्चों में क्या है, इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलता है। तो वो कहाँ से सीखेगा, स्कूल में से सीखेगा बच्चा इनिशिएटिव करना, छोटी छोटी चीज़ों का इनिशिएटिव करना जो है बच्चा स्कूल से सीखता है। और जो प्राथमिक स्कूल जो होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, बच्चों में इंडस्ट्री के भाव विकसित करना चाहिए उनको, ठीक है। तो इसमें क्या है, छात्रों में इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, उत्सुकता भरनी चाहिए या फिर उनको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनमें क्या होगी, इंडस्ट्री मतलब कि परिश्रम करने के भाव जो है वो विकसित हो जाएंगे। बच्चों को खुद से, मतलब एरिक्सन की थ्योरी से हमें क्या पता चलता है कि टीचर को जो है बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे बच्चा क्या है, खुद से एक्सप्लोर करे चीज़ों को। जब बच्चा एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, खुद से एक्सप्लोर करेगा, तो उसमें क्या आएगा, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन होएगी। बच्चा अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान जो है वो खुद बनाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को करनी चाहिए। और एरिक्सन क्या कहता है टीचरों को, कहता है कि भाई जैसे बच्चों में क्या करना चाहिए, कंपिटेंसी की भावना जो है बच्चों में विकसित करनी चाहिए, है ना। जो मतलब कि जो स्टूडेंट जो हैं वो टीचर पर ट्रस्ट दिखाते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो इनिशिएटिव भी दिखाएंगे, है ना, और वो क्या बनेंगे, मेहनती भी बनेंगे। तो इस तरीके से जो है टीचर जो है बच्चों की लाइफ में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ क्या होएगा, वो अगली पीढ़ी तक हमारी जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन तक भी ये चीज़ें हमें देखने को स्पष्ट होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिक्शन का जो सिद्धांत है वो हमारा जो हमारी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है उसमें जो है उसका बहुत हेल्प वो करेगा, और ये हमारे टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ी समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको आगे की वीडियोस जो है वो मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।